क्लास में, और अपनी 2 दिन क्लास 2 या 3 दिन से क्लास अपलोड नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, आज अपन उसके नेक्स्ट की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके पास नेक्स्ट क्लास आ रही है आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका आज जो अपना टॉपिक है, देखो अपनी जो क्लासेज है वीडियो लेक्चरर है वो टॉपिक टू टॉपिक बन रहे हैं, वो यदि टॉपिक छोटा है तो वीडियो छोटा बन रहा है, यदि टॉपिक बड़ा है तो वो बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो टॉपिक टू टॉपिक अपन चल रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में सब जानते हो। अब मैं क्या कहता हूँ कि विद्युत फ्लक्स को यहाँ पे डिफाइन करना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विद्युत फ्लक्स को आप किससे लिखते हो, फाई के द्वारा व्यक्त करते हो। किससे व्यक्त करते हो, फाई ई से व्यक्त करते हो, या कई बार फाई से भी लिखा हुआ होता है। तो आप यदि विद्युत फ्लक्स को व्यक्त किससे करते हो, फाई ई से। अब ये होता क्या है, ये टर्म क्या है, तो उसकी बात करती है। देखो सबसे पहले क्या माना आपने, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है आपके पास, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लिया कोई सरफेस है आपके पास, मान लिया कोई सरफेस है, मान लिया कि ये आपका क्या है, कोई सरफेस है। इस सरफेस की यदि मैं डायरेक्शन बताना चाहूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताओ मुझे जल्दी से। कि कोई सरफेस है, इस सरफेस की यदि मैं डायरेक्शन बताना चाहूँ तो डायरेक्शन किस ओर होगी, हमेशा किस ओर होगी, परपेंडिकुलर। किस ओर होगी, परपेंडिकुलर, यानी कैसी होगी, लंबवत होगी। तो मान लिया कि यहाँ पे कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या रखा है, कोई सरफेस रखा है। मान लिया कि ये आपका कोई क्या था, ये आपका क्या है, कोई सरफेस है, ये आपका क्या है, कोई सरफेस है। और इस सरफेस पे मैंने यहाँ पे लग रहा है आपका क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लग रहा है आपका, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे जो ई वेक्टर है और जो डीएस वेक्टर है, इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है, यानी मान लिया कि ये सरफेस है तो सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। तो यदि मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो ये क्या होगी, आपकी डीएस वेक्टर होगी। क्या होगी, आपकी डीएस वेक्टर होगी। और यहाँ पे मैं एंगल मान लेता हूँ क्या, थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, थीटा। तो देखो सबसे पहले तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो यहाँ पे कोई भी सरफेस होता है, यदि मैं किसी विद्युत क्षेत्र है अपना पहले से, ठीक है, आपके पास क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखूं मैं, उस सरफेस को ले जाके रख दो। क्या रखूं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके मैंने उस सरफेस को रख दिया, तो उस सरफेस से क्या निकलती है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है। आपने देखा है कि कोई भी सरफेस को आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वहां से क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा उसको क्रॉस करेगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब उसको क्रॉस करती है तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वही क्या कहलाती है, अपना विद्युत फ्लक्स कहलाता है। वही अपना क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया, वो मैंने थोड़ा आगे का बता दिया, बट कोई बात नहीं। तो विद्युत फ्लक्स है वो क्या कहलाता है कि आपके पास कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी आप सरफेस या क्षेत्रफल को रखते हो, तो क्षेत्रफल से अभिलंबवत क्या होती है, क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरती है विद्युत क्षेत्र रेखा, और उसकी जो संख्या होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित, डेफिनेशन में लिख लेता हूं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल को, किसी क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत रेखा होती है उसको क्या कहते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके मैंने कोई एरिया रख दिया, कोई क्षेत्रफल रख दिया, उस क्षेत्रफल से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस क्षेत्रफल से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस हो रही है वही उसका क्या कहलाता है, उसका फ्लक्स कहलाता है। वही इसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अब देखो मैंने क्या किया, कोई भी विद्युत क्षेत्र था E, तो मान लिया कि मैंने कोई विद्युत क्षेत्र था E, उसके बीच में ले जाके लगा क्या, उसका फ्लक्स, क्या लाके रखा, उसका क्षेत्रफल, यानी कोई सरफेस था, यानी कोई क्षेत्रफल था, कोई क्षेत्रफल की ऐसी वस्तु थी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दी, और वहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो कितनी लाइन पास हो रही है वो क्या कहलाएगी, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब इसका यदि मैथमेटिकल टर्म निकालनी है कि फ्लक्स निकालते कैसे है, तो देखो फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास क्या माना कि कोई भी आपके पास क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो यदि फ्लक्स निकालना है आपको, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5E इज इक्वल टू ई वेक्टर। ई वेक्टर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड,
डॉट में आपने ले जाके क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखा है सरफेस, तो सरफेस का वेक्टर मैंने क्या बनाया है, ये ds के परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ds वेक्टर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, फ्लक्स। यानी मैं कह सकता हूं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल को रखते हैं तो उस क्षेत्रफल का जो लंबवत वेक्टर होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मल्टीप्लाई होता है, कौन सा मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई, बिंदु गुणनफल, वो क्या कहलाता है आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। और यदि इसके बीच में क्या बन रहा है आपका एंगल बन रहा है, इसके बीच में यदि आपका क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो एंगल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखो फाई ई है, कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा ईडीएस, ईडीएस क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, ईडीएस क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, तो ई और डीएस के बीच में जो बनने वाला कोण है वो क्या आपका थीटा है। तो देखो यहाँ पे ये थीटा आपको शो हो रहा है, तो आपको पता लग गया कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लिखिए, जो मैंने लिखी है ये वाली डेफिनेशन लिखिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस डेफिनेशन को लिखिए, फिर मैं आपको आगे लिखवाता हूँ, ये मत लिखना, पहले इस डेफिनेशन को लिखिए, डेफिनेशन को लिखिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डेफिनेशन सबको समझ में आ गई कि किसी भी विद्युत क्षेत्र ई में मैं यदि किसी सरफेस को ले जाके रखता हूं तो उसको क्रॉस करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या है वो उसका क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस क्षेत्रफल से क्रॉस करके बाहर गई है या अंदर आई है। क्लियर। ये डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद लिखिए, ये लिख दिया होगा कि विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं, ये भी एक लाइन लिख लीजिए, नहीं लिखा तो, कि विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं, फाई के नीचे ई, ठीक है, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए मैंने यहाँ नीचे क्या लगाया, ई लगाया है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। उसके बाद लिखो कि यदि विद्युत क्षेत्र ई में, यदि विद्युत क्षेत्र ई में, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, नहीं लिख लेता हूँ, चलो, यदि विद्युत क्षेत्र ई में यदि विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल ds स्थित हो, क्षेत्रफल ds स्थित हो तो फ्लक्स निम्न होगा। क्या होगा, फ्लक्स ये होगा, ठीक है। तो यदि विद्युत क्षेत्र था ई, उसमें यदि कोई आपका क्षेत्रफल स्थित है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अतः मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अर्थात स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर, सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। बिंदु गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बिंदु गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र ई और सदिश क्षेत्रफल ds के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। किसके, क्या है, ये फ्लक्स है, ये आपका क्या है, फ्लक्स है। तो ये वाला लिख लीजिए, पहले ये लिखिए, फिर ये डायग्राम बना देना, और ये लिखो, और फिर ये लिखिए, ठीक है। ये वाला दोनों स्टेप, ये वाला और डायग्राम भी साथ में बना देना। लिखिए इसको। अब एक चीज थोड़ी सी यहाँ भी ध्यान देना, अपन ने यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ पे क्या है आपका, अपन ने जो सरफेस माना है वो क्या माना है, ये डी क्यों काम में लेते हैं, ये कंसेप्ट बताना रह गया। ये अपन ने देखो कंसेप्ट काम में लिया डी एस वेक्टर, अपन ने एस वेक्टर क्यों नहीं लिया, डी एस वेक्टर क्यों लिया। तो डी इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि अपन ने क्या माना है, जो क्षेत्रफल माना है वो क्या है, अल्प है, वो क्या है आपका, अल्प है। तो जो अल्प क्षेत्रफल होता है उसके लिए मैंने क्या काम में लिया है, डी काम में लिया। उसके लिए मैंने क्या काम में लिया है,
डी काम में लिया, तो क्षेत्रफल है वो अल्प है, तो उसके लिए क्षेत्रफल क्या हो गया, डी हो गया, मतलब ds हो गया। तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा, आपका डी फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, d5 फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब यदि मैं इसको बड़े पृष्ठ के लिए निकालना चाहूँ, यदि मैं इसको बड़े पृष्ठ के लिए निकालना चाहूँ, तो बड़े पृष्ठ के लिए निकालूंगा तो वह क्या आ जाएगा, फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये तो आपका क्या था, एक छोटा पृष्ठ था, उसके लिए मैंने, जिसे अपन आप बोलते हो अल्पांश नहीं बोलते, हिंदी में आप बोलते हो अल्पांश, तो अल्पांश के लिए आप जानते हो कि वहां अपन कौन सा डी वाली टर्म काम में लेते हैं, डी ए हो गया, डी एस हो गया, ठीक है। तो ये अपन ने क्या लिया था, एक अल्पांश लिया था, अल्पांश से निकालने वाला फ्लक्स क्या था, ये था। अब यदि मैं इसको एक बड़े पृष्ठ के लिए लिख लूं, ये आपने लिख दिया होगा, ये लिख दिया होगा, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि मैं इसको बड़े पृष्ठ के लिए लेता हूं, किसके लिए लेता हूं, बड़े पृष्ठ के लिए लेता हूं, क्या लेता हूं, ये तो अपन ने एक अल्पांश के लिए बात की, यदि मैं लेता हूं कि बड़े पृष्ठ के लिए फ्लक्स, क्या, बड़े पृष्ठ के लिए फ्लक्स, बड़े पृष्ठ के लिए फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो बड़े पृष्ठ के लिए क्या आएगा, फाई आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी5 आ जाएगा, तो फाइव इंटीग्रेशन डी5, और डी5 की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो क्या होती है, फाइव इक्वल टू, यहाँ पे जब डी5 की वैल्यू होगी, डी5 की वैल्यू क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है, तो ये आ जाएगा, और आगे सॉल्व करेगा तो ये क्या आपका इंटीग्रेशन है, कौन सा इंटीग्रेशन होगा, सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा ई डी एस, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, यदि कंप्लीट, यदि बड़े पृष्ठ के लिए आप लिखते हो तो जो डी फाई आया है उसका अपन क्या कर देते हैं, समाकलन कोई लिमिट लगाकर, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट के लिए फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर, आपको ध्यान है इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, जैसे मैंने क्या निकाल दिया, कोई भी एक छोटी चीज का एलिमेंट कर दिया, यानी देखो जब आप जानते हो कि क्या जानना है आपको, कि आपने कोई गैस पे चावल रखे है, क्या रखे, चावल रखे है, तो उस चावल में आप जब सीज जाते हैं, 3-4 सीटी आ जाती है कुकर में, तो आप देखते हो चावल का एक दाना लेते हो, वही चेक करके देखते हो वही सीजा या नहीं सीजा, या सब सीजा, सभी दाने चेक करते हो, एक ही चेक करते हो। तो सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे, कि आपने क्या किया, पहले जो कंसेप्ट निकाला, जो फ्लक्स निकाला, वो कौन सा निकाला, छोटे से एलिमेंट का निकाला। अब चाहे आप कोई बड़ा सा एलिमेंट रख लो, तो बड़े से एलिमेंट का डायरेक्ट क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करोगे उसी टर्म का, तो आपका क्या आ जाएगा, एक बड़ा का फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो आपको ध्यान आ गया, फ्लक्स किसे कहते हैं, कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल को रखते हैं, तो उस क्षेत्रफल को क्रॉस करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है, वो क्या कहलाती है, आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स को आप किससे व्यक्त करते हो, फाई ई से व्यक्त करते हो, किससे व्यक्त करते हो, फाई ई से व्यक्त करते हो। यदि मैं किसी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल को रखता हूं, तो फ्लक्स क्या होगा, यदि आप, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यानी डीएस वेक्टर लिया, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका फ्लक्स आएगा, वो क्या आएगा, डी फाई आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी फाई, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट घटेगा, तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। जब ये ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, अब यदि मैं बड़े पृष्ठ के लिए लेता हूँ, तो ये क्या आया था, छोटे पृष्ठ के लिए आया था, अब यदि मैं इसको बड़े पृष्ठ के लिए लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर, अब मैं इसकी लिखता हूँ मात्रक और विमा, तो बताओ कोई मुझे बता सकता है कि इसका मात्रक और विमा क्या होती है, क्या मुझे विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा को बता सकता है क्या। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, मात्रक की, यूनिट की, ठीक है, किसकी बात करता हूँ मैं, यूनिट की। तो मुझे बताओ कि इसकी मात्रक क्या होगा। देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फाइव इक्वल टू क्या होता है, देखो फाइव इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ई डॉट का डीएस होता है, ये होता है आपके पास, और क्या होता है, फाइव इक्वल टू ई डॉट का डीएस होता है, या डी फाइव इक्वल टू ई डॉट डीएस, ये अपन ने पढ़ा अभी। अब देखो इसकी क्या निकालना है, मात्रक निकालना है, तो मात्रक मुझे बताओ ई इज इक्वल टू क्या होता है, आपने इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है, ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि ई इज इक्वल टू क्या होता था आपके पास, एफ बाई क्या होता था, क्यू होता था। यदि मैं इसकी जगह ये रख दूं, तो ई की जगह तो क्या आ जाएगा, एफ बाई क्यू, और ये क्या है आपका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को अपन किससे व्यक्त करते हैं, मीटर स्क्वायर से। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका डीएस, ठीक है, या एरिया, यहाँ क्षेत्रफल लिखता हूँ। तो देखो इसका मात्रक निकालना है, तो मात्रक क्या आ जाएगा, बल की विमा क्या, बल सॉरी मात्रक निकालना है, तो बल का क्या आ जाएगा, न्यूटन, क्या आ जाएगा आपका न्यूटन, और साथ में कुलाम है, तो क्यू का क्या है, क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, और यहाँ पे ये क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर, अब यदि मैं इसकी विमा लिखता हूँ, तो देखो विमा क्या आएगी इसकी, यदि मैं विद्युत फ्लक्स की विमा लिखता हूँ, तो सेम इसी बेस पे फॉर्मूला आपको याद है, तो आप मात्रक भी निकाल सकते हो, विमा भी निकाल सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो इसकी विमा आएगी वो क्या आएगी, डी फाइव। देखो विमा के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले बल की विमा, तो बल की विमा क्या हो जाएगी, m1l1t-2, यहाँ पे क्या है, Q है, Q की विमा क्या होती है, A1T1, तो ये हो जाएगा A1 और T1, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अपन किससे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर के लिए विमा क्या आ जाएगी,
एल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, देखो m1 आ जाएगा, L2 और एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो L3 हो गया। फिर क्या आ जाएगा आपका t, देखो t -2 है तो ये t -2 और ये माइनस ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, a भी ऊपर आएगा तो क्या होगा -1, तो वीमा क्या आ जाएगी आपकी m1 L3 t -3 और a -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी आपकी विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा SI मात्रक हो जाएगा, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए कि ये आपकी क्या हो जाएगी SI मात्रक हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी आपकी विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी। लिख दिया, मात्रक और विमा आपको समझ में आ गई होगी। देखो मात्रक और विमा तो आपको निकालनी आनी चाहिए, अब आप 12th क्लास में आ गए हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि कब फ्लक्स धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा, उसकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ 3-4 इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, बहुत काम आएंगे कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो अदिश राशि है या सदिश राशि है, वो आप बता सकते हो क्या, कि जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है आपके पास, अदिश राशि है। अदिश क्यों, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखता हूँ कि जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स क्या है आपकी एक अदिश राशि है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ। अब ये अदिश राशि क्यों है, देखो फॉर्मूला क्या है आपके पास, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट का क्या है ds वेक्टर, क्लियर, यही है। यदि बड़े पृष्ठ के लिए लेते तो क्या आता, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर आता, ठीक है। यदि अल्पांश न लेकर क्या लेता, बड़ा पृष्ठ लेता तो क्या आता, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो जब मैं वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, और सदिश सदिश का जब मल्टीप्लाई होगा तब आपके पास क्या आता है, एक अदिश राशि आती है, ये आप जानते हो। तो आपके पास जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या लिखता हूँ कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा है वो यदि विद्युत जो क्षेत्रफल है उससे क्या जा रही है, बाहर जा रही है, यानी जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी क्षेत्रफल से बाहर जा रही है, जब विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है किसी क्षेत्रफल से बाहर जा रही है, किसी क्षेत्रफल से बाहर जा रही है, किसी क्षेत्रफल से बाहर जा रही है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, धनात्मक होगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, देखो विद्युत फ्लक्स देखा है क्या हो रही है, यदि कोई आपका सरफेस है, मान लिया कि ये आपका क्या कोई सरफेस है और यहाँ से क्या जा रही है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो बाहर की ओर जा रही है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है आपकी, ये वाली है। तो देखो ये वाली कहाँ जा रही है, इससे बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, या तो आप ऐसे मान सकते हो या फिर आप ऐसा कोई सरफेस है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हो। तो ये क्या, यदि मैं इस केस में पूछूं कि इसका फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा, कैसे, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है, अभी अपन इसका डेरिवेशन भी निकालेंगे कि कैसे धनात्मक होता है, कैसे ऋणात्मक होता है, क्लियर। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा किसी क्षेत्रफल से बाहर जा रही है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। थर्ड पॉइंट लिखता हूं, जस्ट इसका ऑपोजिट, जब विद्युत क्षेत्र रेखा है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा है किसी क्षेत्रफल के अंदर की ओर आती है, किसी क्षेत्रफल के या सरफेस के अंदर की ओर आती है, अंदर की ओर आ रही है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई डायग्राम आ जाए तो आपके पास देखो इसमें कैसे आएगा कि ये आपका कोई सरफेस है और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है आपकी, ये वाली है, ठीक है, ये वाली है। तो ये क्या हो रही है, इसके अंदर आ रही है, अंदर आ रही है मतलब क्या होगा, इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा,
नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? फ्लक्स। यहाँ पे इसका फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप में यदि कोई डायरेक्शन बाहर की ओर जाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? फ्लक्स धनात्मक, नहीं तो फ्लक्स क्या होगा आपका? ऋणात्मक। नेक्स्ट बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की, जो विद्युत फ्लक्स है वो निर्भर किस पर करता है? तो मैंने बताया फाई इक्वल टू क्या होता है? ईडीएस कॉस थीटा। यानी जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल ds वेक्टर, ds वेक्टर के बीच बनने वाले कोण पर, बीच बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है। बीच बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है। क्लियर? तो ये भी आप जानते हो कि कैसे निर्भर करता है। अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला, फाई इक्वल टू क्या होता है? ईडीएस होता है। तो देखो इनका क्या लिखोगे? ईडीएस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? थीटा क्या मैंने बताया डायग्राम में कि ई और डीएस के बीच में बनने वाला एंगल है। तो ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्या है? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। यदि कोई क्षेत्रफल है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है मतलब इस तरीके से जा रही है। जब बाहर की ओर जाती है तो फ्लक्स क्या होगा? आपका धनात्मक होगा। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आ रही है, जब अंदर की ओर आती है तो फ्लक्स क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा। और जब विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र ई व डीएस के बीच में जो बनने वाला कोण है वो किस पर निर्भर करता है? थीटा पर निर्भर करता है। तो ये चारों कंडीशन लिखिए, फिर अपन विशेष स्थिति पे आते हैं। चारों कंडीशन लिखिए। लिख दिया होगा? नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये क्या थी आपके पास? चारों पॉइंट हो गए। तो चारों पॉइंट कौन कौन से? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। यदि कोई क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाती है, उसकी दिशा बाहर की ओर जाती हुई होती है तो फ्लक्स क्या होगा? धनात्मक होगा। यदि अंदर आती हुई होती है तो फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत फ्लक्स है वो ई और डीएस के बीच में बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करेगा। क्लियर? अब अपन आते हैं इसकी विशेष स्थिति पर। जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है, इसकी विशेष स्थिति कौन कौन सी बन सकती है उसकी बात करते हैं। देखो इसमें जो अपन विशेष स्थिति की बात करते हैं तो विशेष स्थिति लगाते हैं फर्स्ट, स्पेशल कंडीशन लगाते हैं। तो देखो विशेष स्थिति क्या लगाता हूं मैं? फर्स्ट कंडीशन लगाता हूं कि जब थीटा इज इक्वल टू, और विशेष स्थिति में क्या आपके पास फॉर्मूला क्या आया था? देखो ये वाला डायग्राम था, ये आपका ई वेक्टर था और ये आपका क्या था? आपके पास डीएस वेक्टर था। इसके बीच में बनने वाला कौन क्या था? थीटा था। क्लियर? अब यदि मैं मानता हूँ थीटा इज इक्वल टू क्या ले लूं? 0 डिग्री ले लूं। क्या ले लूं? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या होगा? अर्थात ds और e की दिशा, ds वेक्टर e के अनुदिश है, ds वेक्टर e सदिश के अनुदिश है, e के अनुदिश है। इसका मतलब ये हुआ e के क्या है? अनुदिश, यानी समांतर है। यानी जो थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब जो ds वेक्टर था और वो e वेक्टर का, इसके बीच में एंगल कितना है? 0। एंगल 0। इसका मतलब ये डायग्राम आपका कैसे बनेगा? इस टाइप से। e भी इसी दिशा में है और जो ds है वो भी क्या है? आपका इसी दिशा में। इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? 0। तो अपन कह सकते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास फ्लक्स कितना आएगा? देखो इसकी मैं बात करता हूँ कि डी फाई इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास? ईडीएस। देखो डी फाई इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास? फॉर्मूला क्या था? ईडीएस कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, थीटा की जगह 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? ईडीएस। क्या आ जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो फ्लक्स है वो कैसा आया आपके पास? धनात्मक आया। कैसा आया? धनात्मक आया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो क्या है? बाहर जाते हुए। क्या है? बाहर जाते हुए। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इसका फ्लक्स कैसा आया? धनात्मक आया। कैसा आया? धनात्मक आया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होगा? धनात्मक होगा। फ्लक्स धनात्मक होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाएगी। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। क्लियर? एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी विशेष स्थिति लगाता हूं मैं। दूसरी स्थिति क्या कहती है? दूसरी स्थिति कहती है थीटा इज इक्वल टू क्या हो आपके पास? 90 डिग्री हो। क्या हो?
90 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ई वेक्टर है वो तो है ये वाला, और जो ds वेक्टर है वो है ये वाला, इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना 90। यदि कोई ऐसा केस आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ds वेक्टर ई वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के क्या है आपके पास लंबवत है। जब एक दूसरे के लंबवत है इसका मतलब क्या हो गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है 1, सॉरी यहाँ पे कितना था आपका cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान कितना होता है जो sin 0 का होता है, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा न्यूनतम होगा, यहाँ पर फ्लक्स शून्य होगा, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा शून्य एवं न्यूनतम होगा। अब 0 से कम तो कोई हो नहीं सकता, फ्लक्स न्यूनतम होगा। क्लियर। तो देखो आपने देख लिया कि फ्लक्स बाहर जाते हुए देख लिया, धनात्मक देख लिया, बट अपना फ्लक्स ऋणात्मक कब आएगा, तो थर्ड अपन केस लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या लेते हैं 180 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास ई डी एस और cos 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ 180 डिग्री का मतलब क्या है कि ई और डी एस के बीच में बनने वाला कोण, देखो यदि ई आपका ऐसा है तो डी एस किधर होगा इधर होगा, यानी डी एस आपका इधर होगा, तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो क्या होगा 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो डी एस वेक्टर है और जो ई वेक्टर है वो एक दूसरे के विपरीत है। वो क्या है एक दूसरे के विपरीत है, क्या है एक दूसरे के विपरीत है। जब ये एक दूसरे के विपरीत है तो ये क्या आ जाएगा cos 180 क्या देता है -1, तो ये आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू माइनस का ईडीएस, क्या आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू माइनस का ईडीएस। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स कैसा आया ऋणात्मक आया, अर्थात फ्लक्स ऋणात्मक होगा, फ्लक्स क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। और जब आप जानते हो कि जब फ्लक्स ऋणात्मक है इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो क्या है अंदर आती हुई होगी, फ्लक्स ऋणात्मक होगा अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है अंदर की ओर आएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा है अंदर की ओर आएगी या उसकी दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, इसकी तीनों कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो फ्लक्स क्या आता है मैक्सिमम आता है ईडीएस, यानी ई और डीएस के बीच का एंगल कितना 0, यानी इसके डीएस और ई कैसे एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, दूसरा केस है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ई यदि ऐसा है तो डीएस कैसा होगा ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे लंबवत होंगे। तो इसमें क्या आएगा जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा शून्य आएगा एवं क्या आएगा न्यूनतम होगा। ठीक है, थर्ड केस क्या है फाई थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस cos 180, ये क्या देगा आपका -1। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फ्लक्स ऋणात्मक आ रहा है, और फ्लक्स ऋणात्मक कब आता है जब आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आती है। क्लियर, तो ये क्या हो गए तीनों कंडीशन हो गई, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये जो आपका टॉपिक था वो क्या था विद्युत फ्लक्स। नोट कर लीजिए इसे जल्दी। ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए तो इतना ही, ये अपना जो टॉपिक था वो क्या था विद्युत फ्लक्स। और वीडियो आपको जो वीडियो की लिंक है देखो अपने पास लगभग 15 क्लास अपनी बन चुकी है 12th क्लास की चैप्टर नंबर 1 की। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है तो आप वीडियो की जो लिंक है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और वीडियो को यदि किसी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत ही जानकारी उसकी प्राप्त हो सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास पहुंचाइए ताकि सभी को पता लग सके, सभी घर बैठे अपनी स्टडी को जारी रख सके। ठीक है, तो आपके लोग इतना ही, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन वापस कल सुबह वाली क्लास में। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।